हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों कैग के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं कैग के बारे में जो है कि अगले लेक्चर में कराऊंगा आप लोगों के लिए, तो बिल्कुल उसी हिसाब से चल रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कैग के बारे में। किसके बारे में? कैग। और कैग का मतलब आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तोौ। अब मैं बात करूं कि इसके लिए जो आर्टिकल आता है मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या आता है उसको समझिए। 148 से 151 तक इसके लिए आर्टिकल आता है। किसी को कोई डाउट? अब आर्टिकल की अगर मैं बात करूं 148 का, तो इसमें जो है कि कैग के नियुक्ति के बारे में बताया गया है। क्या किया गया है? इसकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है। और इसकी नियुक्ति मेरे प्यारे दोस्तों कौन करता है? तो ये जो है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये जो है कि पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन इस कैग को हटाया कैसे जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा हटाया कैसे जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? हटाया महाभियोग प्रक्रिया द्वारा जाता है। महाभियोग द्वारा इसको हटाया जाता है। अब मैं बात करूं कि जो कैग होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका कार्यकाल कितने टाइम का होता है? तो ये 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की आयु तक का जो है कि इसका कार्यकाल होता है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कैग जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद के दोनों सदनों में जो है कि उसके कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन उसे मत देने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्लियर है इतनी चीजें? अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो कैग है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो प्रमुख कार्य है इसको समझिए। जो प्रमुख कार्य है, इसका प्रमुख कार्य क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो भारत सरकार की जो आय व्यय होती है उसका लेखा जोखा करना। यानी कि भारत सरकार के आय व्यय, भारत सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा प्लस राज्य सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा। यानी कि राज्य सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा प्लस सार्वजनिक उपक्रम समिति, यानी कि सार्वजनिक उपक्रम का लेखा जोखा। यानी कि सार्वजनिक उपक्रम के आय व्यय का लेखा जोखा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सार्वजनिक उपक्रम के आय व्यय का लेखा जोखा प्लस, इसमें और क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों? प्लस में ये करना है आपका जो स्थानीय निकाय होता है उसकी आय व्यय का लेखा जोखा करना। क्या करना? स्थानीय निकाय की, यानी कि स्थानीय निकाय की आय व्यय का लेखा जोखा करना। यही इसका प्रमुख कार्य है। अभी मैं बात करूं तो ये पीसीएस के पेपर में जो है कि पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? तो ऑप्शन में दिया था कि भारत सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा, पहले में, दूसरे में दिया था भारत सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा प्लस राज्य सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा करना। तीसरे में दिया था मेरे प्यारे दोस्तों कि भारत सरकार के आय और व्यय का लेखा जोखा करना तथा आपका राज्य सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा करना प्लस सार्वजनिक उपक्रम का लेखा जोखा करना और स्थानीय निकाय का आय व्यय का लेखा जोखा करना। और चौथे में ऑप्शन दिया हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों सभी। तो आपको क्या लगाना है मेरे प्यारे दोस्तों? सभी वहां पे लगाना है, क्योंकि वो सारी व्यवस्थाओं का लेखा जोखा करता है। चीजें क्लियर हैं? और क्वेश्चन क्या बनता है मेरे प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन जो बनता है यहां से कि कैग किस आर्टिकल में दिया गया है।
तो आपके लिए आर्टिकल आता है 148। अब मैं बात करूं कि एक क्वेश्चन और बनता है यहां से मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या बनता है, वो ये बनता है कि कैग की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति मेरे प्यारे दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया कैसे जाता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसको हटाया जाता है महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ठीक है, तो बताइए इतना चीज क्लियर है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो महालेखा परीक्षक होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की आयु तक का होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट की मैं बात करूं तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आर्टिकल 148 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तीसरा आपका इंपॉर्टेंट की मैं बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है कि नियुक्ति कौन करता है। चौथा इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो आपका ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी को कोई डाउट, तो ये इंपॉर्टेंट है, इन सारे पॉइंट्स को आपको देखने होंगे। अब चलते हैं जो है कि जो संवैधानिक संस्थाएं आती हैं उसमें से एक और आता है संवैधानिक संस्था, जिसका नाम आता है वित्तीय संस्थाएं, जिसके लिए आर्टिकल आता है आपका जो है कि 280, उसको देखते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, वित्त आयोग, समझिए इसको। तो मैं यहां पे लिखता हूं वित्त आयोग, जिसके लिए आर्टिकल की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों तो आर्टिकल आता है आपका 280। ठीक है, अब देखिए एक चीज और समझिए मेरे प्यारे दोस्तों कि प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, 14वां वित्त आयोग। लेकिन 15वां वित्त आयोग तक के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है कि की जा चुकी है, तो उसको मैं अभी बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले समझिए वित्त आयोग कि वित्त आयोग होता क्या है। तो देखिए वित्त आयोग की अगर मैं बात करूं तो यह प्रत्येक 5 वर्ष के लिए बनता है। कितने वर्ष के लिए बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, वित्त आयोग जो है कि आपका प्रत्येक 5 वर्ष में बनता है। 5 वर्ष में बनता है। अब वित्त आयोग की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि सदस्य कितने होते हैं, तो सदस्यों की संख्या 5 होती है। 5 कैसे होती है मेरे प्यारे दोस्तों, 1+4। अब 1+4 की अगर मैं बात करूं तो 1 आपके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, किसके, वित्त आयोग के अध्यक्ष, और 4 जो है कि इसके मेंबर होते हैं, यानी कि सदस्य होते हैं। क्लियर है इतनी बातें, किसी को कोई डाउट। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि इनकी नियुक्ति की अगर मैं बात करूं तो नियुक्ति कौन करता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये करते हैं आपके राष्ट्रपति। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है कि ये पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत जो है कि ये पद धारण करते हैं। कौन पद धारण करेगा, अध्यक्ष इसके जो है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करते हैं। और देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा जो है कि ये जो है कि आपके उत्तरदायी होंगे वित्त आयोग के प्रति। किसके प्रति, वित्त आयोग के प्रति उत्तरदायी होंगे। अब देखिए कि इसका प्रमुख कार्य क्या है। अगर मैं बात करूं कि इसका प्रमुख कार्य क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्रमुख कार्य समझिए। प्रमुख कार्य इसका यही है कि केंद्र सरकार, क्या, केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार के बीच जो टैक्स आता है, यानी कि टैक्स की अगर मैं बात करूं, टैक्सेशन की, टैक्सेस की अगर मैं बात करूं, यानी कि करों का मैं बात करूं तो करों का बंटवारा करना, बंटवारा करना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन एक बात और आप लोग याद रखिएगा इसी के अंतर्गत कि जो केंद्र सरकार है वो ये जरूरी नहीं है कि
कि इस वित्त आयोग के जो करों का बंटवारा है इसको वो माने। ठीक है, ये उसके लिए बाध्य नहीं है। कौन बाध्य नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों? केंद्र सरकार जो है कि बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है कि इस कर को जो है कि वह 60% लेकर संतुष्ट हो जाए। अगर उसे जरूरत है 80% का तो वो 80% ले लेगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यही मतलब है कि जरूरी नहीं है कि ये जो टैक्स का बंटवारा है वह इसको माने, यानी कि केंद्र सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है। क्लियर है? ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट पीसीएस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोगों को देखना होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि जो केंद्र सरकार है वो बाध्य नहीं है टैक्सेशन के लिए। ठीक है, अब आगे मैं बात करूं कि जो पहला वित्त आयोग था, क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? जो पहला वित्त आयोग था, यानी कि पहला वित्त आयोग, इसके जो अध्यक्ष थे उनकी अगर मैं बात करूं तो वो कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप लोग नाम सुने होंगे, केसी नियोगी। केसी नियोगी आते हैं पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 13वें वित्त आयोग की अगर मैं बात करूं, 13वें वित्त आयोग, तो 13वां वित्त आयोग आपका 2010 से 2015 तक चला था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और 2000 कब से 10 से 2015 तक चला था। तो इसके जो अध्यक्ष रहे हैं, कौन रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? अध्यक्ष की मैं बात करूं तो ये रहे हैं आपके क्या नाम आता है उनका? नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों विजय केलकर। क्या नाम आता है? विजय केलकर। यानी कि विजय केलकर जो है कि इसके अध्यक्ष आते हैं। उसके बाद से 14वां वित्त आयोग चला। 14वां वित्त आयोग 2015 से लेकर 2020 तक। तो प्रेजेंट टाइम में कौन सा चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? ये तो खत्म हो गया, 2020 तक चलेगा, तो अभी चल ही रहा है। 15वां वित्त आयोग जो है आपका, अगर मैं बात करूं तो 15वां वित्त आयोग 2020 से आपका 2025 तक चलेगा। अब इसके 14वें वित्त आयोग के जो है अगर मैं बात करूं तो वाईबी रेड्डी, आप लोग नाम सुने होंगे वाईबी रेड्डी का, ये इसके अध्यक्ष थे। और 15वां वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो एनके सिंह हैं। ठीक है, तो ये नाम आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या निकल के आता है उसको समझना है मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले तो वित्त आयोग किस आर्टिकल में आता है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है मेरे प्यारे दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन क्या निकल के आता है? दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है ये राष्ट्रपति इसके जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं और उन्हीं के पश्चात पर्यंत ये पद धारण करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब जो निकल के आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये निकल के आता है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो 5 होती है, जिसमें से 1 सदस्य आपके अध्यक्ष, 4 सदस्य आपके मेंबर होते हैं। ठीक है, अब क्या निकल के आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट? तो निकल के आता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष। अब ये जो निकल के आता है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें आपका ये अगर 15वां की बात करूं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 14वां की मैं बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका उतना पूछे जाने की संभावना नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसको नहीं देखना है। पूछ सकता है कि 15वां वित्त आयोग का टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 2020 से 2025 तक। इसके अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह है। 14वें वित्त आयोग का टाइम पीरियड क्या है? 2015 से 2020। इसका जो है कि अध्यक्ष कौन है? तो वाईवी रेड्डी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक पीसीएस के दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आता है मेरे प्यारे दोस्तों? किसी भी स्टेट पीसीएस की अगर मैं बात करूं तो निकल के आता है आपका, अगर पॉइंट की बात करूं तो ये निकल के आता है कि क्या इस करों का बंटवारा को केंद्र सरकार मानने के लिए बाध्य है या नहीं है। तो ये पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस चीज को आपको ध्यान करना होगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ये कि इसका प्रमुख कार्य क्या है। तो ये बहुत बार पूछा है, पीसीएस में पूछा है कि क्या कार्य है। तो वित्त आयोग की अगर मैं बात करूं तो इसका प्रमुख कार्य ये है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच क्या है? करों का बंटवारा करना है। क्या है? करों का बंटवारा करना है, यही इसका प्रमुख कार्य है।
तो ये भी मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। देखिए कितने क्वेश्चन निकल के आ गए, और मैंने बताया कैक से, वहां से भी आप लोग देखिए कितने क्वेश्चन निकल के आ गए। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो है कि जय हिंद।